हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि ईज़िली सबको याद नहीं होते हैं। स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या किसी भी चीज़ को जो आपको नहीं याद हो रहे तो उनको याद करने के लिए आप उनको एक तरह से अपने आइडेंटिकल डेली रूटीन से अगर आप उसको कनेक्ट करके याद करो तो वो आपको शायद याद हो जाए। सो आई हैव टेकन द अल्फ़ाबेट्स एंड देयर आइडेंटिकल थिंग्स टू रिमेंबर द स्टैंडर्ड्स। टोटल देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे हम बोले तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, AS1 to AS29 एक्सेप्ट AS6 एंड AS8। वैसे टोटल अब हम देखेंगे तो AS1 से AS29 होते हैं, बट AS6 और AS8 को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएंगे, हमारे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएंगे, 27। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट ए से पढ़ते हैं। A4 होता है अकाउंटिंग। अब आपको जैसे आप बचपन में याद करते थे A फॉर एप्पल, वैसे अब आपको ऐसे अल्फ़ाबेट वाइज जितने भी आप पढ़ते जाओगे AS27 या 29 तक आपको अल्फ़ाबेट ABCD ऐसे करके सबसे पहले उन्हें कनेक्ट करना होगा। तो पहले हम क्या याद करेंगे, A फॉर एप्पल, या फिर जैसे आप बचपन में याद करते थे वैसे हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट A फॉर अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहले क्या होगा, आप अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को पढ़ना होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फिर अल्फ़ाबेट 2 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट 2 में क्या आएगा, अल्फ़ाबेट बी फॉर बॉल। बॉल क्या होता है, बॉल इज़ एन आइटम। अब आप बॉल को कैसे याद करोगे, बॉल क्या होता है, एक आइटम होता है। तो AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़। अब बॉल क्या है, एक तरह का इन्वेंट्री हो गया। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ा उसके बाद अकाउंटिंग में कितनी कितनी इन्वेंट्री होती हैं, कितने कितने आइटम्स होते हैं, उनके बारे में अब आपको पढ़ना होगा। तो बी फॉर बॉल, बॉल इज़ एन आइटम। और अब हम AS2 क्या बोल सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़। अल्फ़ाबेट C पे आते हैं, C फॉर कैश। अब आपको कैश भी देखनी होगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट। अब हम आएंगे 4th पे, अल्फ़ाबेट D फॉर डेंजर। D फॉर डेंजर, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब बैलेंस शीट डेट के बाद जितने भी कंटिजेंसीज या फिर ऐसे इवेंट आ रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, या जो एज ए डेंजर आपको लग रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे D फॉर डेंजर, मीन्स कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब हम आएंगे अल्फ़ाबेट E पे, E फॉर अर्निंग। E फॉर क्या होता है, अर्निंग। अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिट होती है। अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब आप इसको ऐसे कैसे याद करेंगे, AS5 नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो अब आप इसको इतना याद कर लो, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो आप याद कर लोगे। पहले आपको इतना याद करना होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। प्रॉफिट याद किया आपने, E फॉर अर्निंग और प्रॉफिट। E फॉर क्या होता है, अर्निंग। अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट। तो आपको नेट प्रॉफिट देखना होगा, किसी एक पीरियड के लिए आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड एंड इसी में आप जोड़ लोगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अल्फ़ाबेट F क्या होता है, F फॉर फ्लैट। F फॉर फ्लैट। तो फ्लैट का आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको F फॉर फ्लैट याद हो गया, फ्लैट का आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम आते हैं अल्फ़ाबेट G फॉर क्या होता है, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, G फॉर क्या होता है, ग्रॉस इनकम। तो G फॉर ग्रॉस इनकम, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका क्या हो जाएगा, 9 रेवेन्यू रिकग्निशन। मीन्स आपने ग्रॉस इनकम देखी, आपको रेवेन्यू देखना है, आपके कितना रेवेन्यू हो रहा है ग्रॉस इनकम से, तो इसे हम याद कर सकते हैं, ग्रॉस इनकम मीन्स रेवेन्यू रिकग्निशन। अब हम आएंगे अल्फ़ाबेट H पे, H मीन्स हाउस बिल्डिंग। ये हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, H फॉर हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग में क्या होगा, प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। हाउस क्या होता है, आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। H फॉर हाउस बिल्डिंग, और हाउस आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, जब आपने प्रॉपर्टी ली उसमें आपने प्लांट्स भी लगाए, इक्विपमेंट्स भी रखे, तो ये हो जाएगा हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग में आएंगे आपके प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। हाउस मीन्स क्या होता है, हाउस आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी के साथ आपने प्लांट्स भी लगाए, इक्विपमेंट्स भी रखे, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट H हाउस बिल्डिंग,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट आई फॉर इटली। आई फॉर कैसे पढ़ना है, इटली। ये हो जाएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। इटली मीन्स फॉरेन, तो आपको कैसे याद करना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अल्फ़ाबेट जे पे आते हैं, ये क्या हो, अब जे से आपको क्या याद करना है, जे मीन्स झारखंड ग्रांट। अब जैसे आप मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में रिसेंट पढ़ा कि झारखंड की सरकार ने ग्रांट दिया है वहाँ की पब्लिक को, किसी एक पॉलिसी या किसी भी चीज़ पर उनको ग्रांट मिला है। तो अब आप क्या पढ़ोगे, झारखंड ग्रांट, झारखंड ग्रांट। तो अब AS12 क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट। क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट। फिर अब हम आएंगे अल्फ़ाबेट के पे। के से आप क्या याद करोगे, कर्नाटका। के से आप क्या याद करेंगे, कर्नाटका इन्वेस्टमेंट। के से आपको याद करना है कर्नाटका इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। के फॉर कर्नाटका इन्वेस्टमेंट, तो AS13 क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब हम याद करेंगे अल्फ़ाबेट एल। एल मीन्स लव ऑफ अमलगमेशन। एल मीन्स क्या होता है, लव ऑफ अमलगमेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अल्फ़ाबेट एम पे आते हैं। एम मीन्स क्या होता है, मेन बेनिफिट। एम से क्या याद करेंगे हम, मेन बेनिफिट या मेंस बेनिफिट, आप कुछ भी याद कर लो। जैसे आप एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई आदमी हो गए, मेंस हो गया, तो एम फॉर आप क्या याद करोगे, मेंस बेनिफिट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। अब आई एम अल्फ़ाबेट एन। एन फॉर नेशनल बैंक इंटरेस्ट, एन फॉर नेशनल बैंक इंटरेस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बन जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट। अल्फ़ाबेट एन से आपको क्या याद करना है, नेशनल बैंक इंटरेस्ट। तो आप ये याद कर सकते हो कि आप नेशनल बैंक से कॉस्ट को बोरो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉस्ट। आप ये भी बोल सकते हो कि आप पैसे को बोरो कर सकते हो, तो नेशनल बैंक से आप पैसे को बोरो कर सकते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट ओ। ओ फॉर ऑमलेट ब्रेकअप। ओ फॉर क्या पढ़ेंगे, ऑमलेट ब्रेकअप। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग। जैसे आप ऑमलेट को कैसे ब्रेक कर रहे हो, अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो आप उसका कैसे सेगमेंट करोगे, तोड़ोगे, फिर आपने उसमें नमक डालना है, बाकी उसका सेगमेंट बनाना है कैसे, तो ये सब क्या हो जाएगा, ऑमलेट ब्रेकअप। तो इसमें आप कैसे याद करोगे, सेगमेंट रिपोर्टिंग। कैसे याद करना है आपको, सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर अल्फ़ाबेट पी पे आते हैं। पी फॉर पार्टनर्स डिस्क्लोज़र, पार्टनर्स डिस्क्लोज़र। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज़र। जैसे आपने पार्टनरशिप की किसी के साथ, ठीक है, तो पार्टनरशिप की, तो वो आपके साथ रिलेटेड हो गया वो इंसान। तो अब आप क्या बोलोगे, और आपको बस ऐसे याद करना है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र मीन्स आपने किसी एक पर्सन या किसी पार्टी के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो अब आपको क्या करना है, सभी चीज़ों का डिस्क्लोज़र करना होगा। अपने पार्टनर के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल्स, इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करनी है। तो आपको कैसे याद करना है, रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज़र। नेक्स्ट क्या है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीसेस। लीसेस क्या होता है, जब जैसे आप रेंट के बारे में पढ़ते हो कि मकान मालिक होता है, ठीक है, किसी किराएदार को वो अपनी ज़मीन कुछ समय के लिए रहने के लिए देता है, तो ये क्या होता है, लीज भी एक तरह का आप अनुबंध बोल सकते हो, एग्रीमेंट होता है, जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, लेसर और लेसी। लेसर कौन होता है, मालिक होता है संपत्ति का, और लेसी क्या होता है, जो संपत्ति को कुछ समय के लिए यूज़ करेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्रीमेंट किया कि आपको लेसर से एक घर चाहिए, बट आपको वो घर कम से कम एक साल या फिर 11 महीने के लिए लेना होगा। इसमें एक एग्रीमेंट बन जाता है। 12 महीने से कम की अवधि के लिए लीज एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी की संपत्ति को कुछ निश्चित अवधि के लिए आपको उपयोग में लाने के लिए आपको उसको पैसे देने होते हैं। हर महीने आपको एक निश्चित अवधि के लिए उस इंसान को, जो मकान मालिक है या फिर जो लेसर है, उसको आपको पैसे देने होंगे। तो आप इसे कैसे याद करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 लीसेस। मतलब आप कोरम ऑफ लेसी, मतलब जैसे आप एक मकान को किराए पर लेते हैं, वैसे ही एक लीज एग्रीमेंट बनता है। सबसे पहले आपको क्यू से क्या याद करना है, कोरम ऑफ लेसी। क्या याद करना है, कोरम ऑफ लेसी। ठीक है, तो लेसी क्या करता है, लीज पे एक मकान को ख़रीदता है,
लीज भी क्या होता है, जैसे एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वैसे ही लेसर और लेसी के बीच में भी एग्रीमेंट होता है कि किसी भी संपत्ति को उसको ख़रीदना होगा, उसके लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनेगा। फिर क्या होगा कि हर महीने वो जो लेसी होगा लेसर को पैसे देगा, तो एक तरह से कोरम बना होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, इट इज़ रिलेटेड टू लीज। लीज एक तरह का अनुबंध होता है जिसमें आप बोल सकते हो कि जैसे आप बोलते हो कि मकान को किराए पे दिया जाता है, इसी तरह लीज एग्रीमेंट में भी लेसर और लेसी होते हैं जिनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट एक लंबी अवधि के लिए होता है, 11 महीने या 12 महीने की अवधि के लिए होता है। तो क्यू से आपको क्या याद करना है, कोरम ऑफ लेसी। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, और अल्फ़ाबेट कौन सा है, आर, रिटर्न ऑन इनकम। जो रिटर्न ऑन इनकम होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो आपकी इनकम पे आपको रिटर्न मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं अर्निंग। आपकी कोई भी इनकम है उस पर जो आपको रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्निंग। तो रिटर्न ऑन इनकम को हम क्या बोल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर। आर से आपको क्या याद करना है, रिटर्न। रिटर्न किस पे मिलता है आपको, इनकम पे, तो रिटर्न ऑन इनकम को हम क्या बोल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या हो जाएगा हमारा, रिटर्न ऑन इनकम, एंड रिटर्न ऑन इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्निंग पर शेयर। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट एस, और ये है कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। एस फॉर क्या पढ़ना है आपको, सेपरेट टू कंसोलिडेट। एस से आपको क्या याद करना है, मैंने कहा वर्ड्स को आपको इंटरकनेक्ट करना होगा या फिर कुछ वर्ड को एज ए कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा। अगर आप कुछ वर्ड्स को भी याद कर लोगे तो आपको जो आगे वाले जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो याद हो जाएंगे। इसे सेपरेट टू कंसोलिडेटेड। अब कंसोलिडेटेड को आपको क्या याद करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सेपरेट टू कंसोलिडेटेड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपका क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कंसोलिडेटेड वर्ड को इंटरकनेक्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। आपने पढ़ा सेपरेट टू कंसोलिडेटेड, तो कंसोलिडेटेड से आपको क्या याद करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, टैक्सेस ऑन इनकम। अल्फ़ाबेट कौन सा है, टी। टी फॉर क्या होता है, टैक्सेस। टी से आपने क्या याद करना है, टैक्सेस। टैक्सेस किस पे लगते हैं, इनकम पे। टैक्सेस किस पे लगाए जाते हैं, हमारी इनकम पे। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टी, टी फॉर टैक्सेस, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या हो जाएगा, टैक्सेस ऑन इनकम। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, एंड अल्फ़ाबेट है आपका यू। यू फॉर क्या हो सकता है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एसोसिएट्स, आप क्या बोल सकते हो, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एसोसिएट्स, ठीक है। ये एक तरह का आप बोलते हो कि कंपनी हो गई या फिर कोई एसोसिएट्स, इन्होंने कोई नाम रखा हुआ है अम्ब्रेला एसोसिएट करके, किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसमें क्या नाम है, अम्ब्रेला एसोसिएट्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अब अम्ब्रेला एसोसिएट में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आपने याद करना है कि अम्ब्रेला एसोसिएट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, और अल्फ़ाबेट कौन सा है, वी। अब वी से क्या याद करोगे, VRS फ्रॉम बिजनेस। वी से आपने क्या याद करना है, VRS फ्रॉम बिजनेस। और इसका मतलब क्या होता है, VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा से जब आप किसी जॉब से, किसी नौकरी से सेवानिवृत्त हो रहे हो तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जैसे किसी भी इंसान ने 40 की उम्र तक काम किया हो, या फिर किसी जॉब में उसने 10 साल तक काम कर रखा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो जब उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो क्या हुआ कि उसका बिजनेस उसने क्या कर दिया, अपना जो वो कंटिन्यू कर रहा था उसको उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आपको कैसे याद करना है, VRS फ्रॉम बिजनेस को आपको कैसे याद करना है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब तक वो था तो काम उसने किया, अब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, उसने काम को छोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। VRS फ्रॉम बिजनेस में आप क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अल्फ़ाबेट है W। W से आपने याद करना है होल टू हाफ। W से क्या याद करना है, होल टू हाफ। होल मीन्स पूरा और हाफ मीन्स आधा। आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे आपने इसमें कैसे याद करना है, होल ईयर का हाफ क्या हो जाएगा, 6 मंथ। तो आपने इसमें याद करना है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब जो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है आपको पता है ना, फाइनेंशियल क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक।
तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वो रिपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर्स से कम समय के लिए बनाई गई है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो W से आपको याद करना है होल टू हाफ, ठीक है। अब इसमें आप कैसे याद करेंगे कि पूरा नहीं, मतलब आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट नहीं बनानी है, एक फाइनेंशियल ईयर से कम अवधि के लिए जो रिपोर्ट बनाएंगे उसको हम बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और अल्फ़ाबेट है X। अब X से आपको क्या याद करना है, नो कॉपीराइट। अब आप कहेंगे X से नो कॉपीराइट कैसे कनेक्टेड होता है, नहीं कनेक्टेड होता है, बट कैसे याद करना है, आपको X नाम का एक पर्सन याद करना है। X क्या है, एक पर्सन है जिसको आप अपना कॉपीराइट किसी भी चीज़ का, आपकी बुक का हो सकता है, ठीक है, आपने उसको कह दिया कि मैं उसको कॉपीराइट नहीं दूंगा, या फिर आपको अपने बुक्स को मार्केट में सोल्ड करने के लिए जो कॉपीराइट दिया जाता है सेलर्स को, वो भी आप उसको नहीं देंगे, तो आप बोल देंगे X नाम का एक पर्सन है जिसको मैं अपना कॉपीराइट नहीं दूंगा, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, नो कॉपीराइट। अब आपको कॉपीराइट कैसे याद करना है, कॉपीराइट क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। आपने पढ़ा था दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेट, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, और इंटेंजिबल क्या होती है, जिनको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। टेंजिबल एसेट क्या होता है, दैट कैन बी सीन और टच्ड बाय योर हैंड्स, जैसे बिल्डिंग हो गई, बुक्स हो गया, मशीनरी हो गई, जिनको आप अपने हाथ से टच करके देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, तो वो होते हैं टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे मेरे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो मार्केट में आपका नाम है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ये आपकी गुडविल है, तो ये क्या हो जाएगा, नो कॉपीराइट। जब आप उसको कॉपीराइट नहीं दे रहे हैं, फिर आपको याद करना है कि कॉपीराइट क्या होता है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको क्या याद करना है, इंटेंजिबल एसेट। अब हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, अल्फ़ाबेट है Y। इसको हमको कैसे याद करना है, Y से आप यार्ड प्लस यार्ड याद कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे यार्ड मीनिंग क्या होता है, यार्ड को हम बोल सकते हैं हाता। हाता आपने सुना है, मीन्स मतलब खुला मैदान, जहाँ पे ऊपर कोई छत ना हो, तो उसे हम एक ज़मीन का टुकड़ा भी बोल सकते हैं, जो खुला मैदान होता है बट उसमें कोई छत नहीं है या फिर कोई मकान नहीं बना है, इसको हम बोलते हैं यार्ड। तो यार्ड में अब हम क्या याद करेंगे, अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जैसे आप बोल सकते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा है और दो कंपनीज़ ने मिलके उस ज़मीन के टुकड़े को ख़रीद लिया है, उनको किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप वो अपना जो प्रोजेक्ट है या फिर जो उनका काम है वो दोनों मिलकर साथ पे उसी ज़मीन पर कर सकते हैं। तो हमने इसमें याद करना है कि जॉइंट वेंचर होता है। आप बोलेंगे जॉइंट वेंचर क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट इन विच टू और मोर कंपनीज क्या करते हैं, टू और मोर कंपनीज और इंडिविजुअल हैव इंटरेस्ट विद द इंटेंशन ऑफ वर्किंग टुगेदर। जब दो कंपनियां हो गई या दो इंडिविजुअल हो गए जिनका सिर्फ एक ही पर्पस है, कॉमन इंटरेस्ट है, और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो लोग साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर कहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया उन्होंने एक यार्ड ले लिया, ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया, या फिर हम यार्ड को हाथा बोलते हैं, तो इससे आपको बस याद करना है कि यार्ड प्लस यार्ड, जब आप यार्ड प्लस यार्ड याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जॉइंट वेंचर था, दो कंपनियां, दो लोगों के बीच में। तो आपको इसको कैसे याद करना है, अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। अब हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 एंड इट इज़ जेड। जेड से आपको क्या याद करना है, ज़ीरो चेक फॉर असेट। जेड से आपको क्या याद करना है, ज़ीरो चेक फॉर असेट। इसका मतलब क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। जैसे आपकी जो मार्केट वैल्यू है और किसी असेट की, और जो आपने बैलेंस शीट में वैल्यू दिखा रखी है वो कम है, मतलब हम ये कहेंगे कि किसी असेट की मार्केट वैल्यू उसकी बैलेंस शीट में दी हुई वैल्यू से कम होती है। जब मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू से कम होती है तो उसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। लास्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इट इज़ प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट असेट्स। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर एंड स्टडी वेल।